हाय बच्चों। मेरी तबीयत अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही बच्चे। तो लास्ट इडियम क्या है बच्चे, फटाफट मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस इडियम के आगे बढ़ जाऊं। बाय ऑल अकाउंट, ओके। तो लास्ट इडियम था हमारा बाय ऑल अकाउंट। चलिए अब उसके आगे बढ़ जाते हैं। अगला इडियम ये रहा बच्चे स्क्रीन पर, और वो है एट आ स्नेल स्पेस। एट आ स्नेल्स पेस। स्नेल होता है जिसे हम लोग घोंगा बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, ये घोंगा, ये स्नेल क्या होता है, बहुत स्लो चलता है ना, बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा स्लो है तो हम उस काम को स्नेल स्पेस बोल देते हैं, वेरी स्लोली। अगला इडियम ये रहा स्क्रीन पर बच्चे। अगला इडियम है कीप वंस पाउडर ड्राई। कीप वंस पाउडर ड्राई। कीप वंस पाउडर ड्राई का मतलब होता है कॉशियस रहना, सतर्क रहना। अरे भैया, कहीं ऐसा तो ना हो जाए बाहर निकलूं और ट्रक चल जाए, तो लोग यहां भी देखते हैं वहां भी देखते हैं। तो बस यही होता है कीप वंस पाउडर ड्राई, टू बी कॉशियस। अगला इडियम अ डाइम्स वर्थ। अ डाइम्स वर्थ। डाइम्स वर्थ का मतलब होता है कि सपोज मुझे 500 रुपए की जरूरत थी और आपने मुझे 5 रुपए दिया है। तो ये जो अमाउंट आपने मुझे दिया है ये कैसा है, इनसिग्निफिकेंट है, किसी मतलब का ही नहीं है। तो ऐसे किसी भी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, डाइम्स वर्थ बोलते हैं। अगला इडियम सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है किसी भी चीज, कहते हैं ना कि रिस्क के ही जस्ट पास में होना, जहां तेज हवाएं चल रही हैं वहीं पर तैरना, यानी रिस्क लेना, वही कहलाता है सेल क्लोज टू द विंड, टेक रिस्क। अगला इडियम ये रहा स्क्रीन पर सेल क्लोज टू द विंड के बाद, और वो है
गो टू द होल हॉग। हॉग मतलब होता है जंगली सुअर। गो टू द होल हॉग। गो टू द होल हॉग का मतलब होता है कोई भी काम पूरी तरह से निपटाना। अगर किसी काम में लगे हो तो उस काम को पूरा समाप्त करना। टू डू एनी वर्क थोरोली। और लास्ट इडियम बच्चे ये रहा स्क्रीन पर, वो है आइवरी टॉवर्स। आइवरी टॉवर्स का मतलब होता है इमेजिनरी वर्ल्ड। इमेजिनरी वर्ल्ड है ना। आइवरी होता है हाथी दांत को आइवरी बोलते हैं। उसके टॉवर बनाऊंगा मैं, ऐसा सोच रहा हूं। हाथी दांत लेके आऊंगा फिर उसके टॉवर्स बनाऊंगा। नहीं, इमेजिनरी बातें की जा रही है। नोट कर लीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। अब देख लेता हूं कि हमारे बैच में क्या चल रहा था। ओके, तो हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे और प्रेपोजिशन में हमने इनटू तक पढ़ लिया था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन में हमने इनटू तक पढ़ लिया था, अब उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। अब बच्चे दो प्रेपोजिशन हमारी बची थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जरा सी दो प्रेपोजिशंस मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो पेपर में भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि दो है अप और डाउन। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, बात खत्म। सिर्फ मतलब याद रखना है। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग। prepositions of place oblique position। prepositions of place oblique position। अब ऐसी प्रिपोजिशन की बात करेंगे हम लोग जो हमें या तो प्लेस बताएगी या फिर पोजीशन बताएगी। जो हमें या तो प्लेस बताएगी या फिर हमें पोजीशन बताएगी। क्लियर है? चलिए एग्जांपल्स लिखने को तैयार रहिए। at, in, on, above, below, over, under, between, among, amongst, before, behind, beside, etc। तो ये सब क्या है? These all are prepositions of, these all are
प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस ऑब्लिक पोजीशन। ठीक है, ठीक है। अब गौर से यहां देखती जाना। सबसे पहले उन पर स्टार लगा देता हूं जो हमारे काम की है। मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम पर मेरे बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करके पहुंच जाएं। मैं स्टार लगा रहा हूं एट पर, मैं स्टार लगा रहा हूं इन पर, मैं स्टार लगा रहा हूं इस चारों पर, अबव, बिलो, ओवर, अंडर। इन चारों से एक जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं स्टार से भर रहा हूं बिटवीन को। क्यों? क्योंकि भैया इससे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं जितना आप और मैं सोच भी नहीं सकते। इतने क्वेश्चंस। अमंगस्ट पर भी मैं कंबाइंड स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इन दोनों से एक जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन पर मैंने एक पूरी लाइन कर दी है, इसका मतलब उनसे एक जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो हम देखेंगे कैसे। क्लियर है? तो हमारे पास है एट, इन, ऑन, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने इन पे तो स्टार लगाया, लेकिन ऑन पर स्टार क्यों नहीं लगाया? वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो प्रेपोजिशंस पढ़ना शुरू कर लें। प्रेपोजिशंस पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एट, दो तीन लाइन छोड़कर इन। सबसे पहले एट, दो तीन लाइन छोड़कर इन, है ना? चलिए, एट छोटे स्थानों के लिए, छोटे स्थानों के लिए, फॉर बिगर प्लेसेस। छोटे स्थानों के लिए, फॉर बिगर प्लेसेस। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, आज शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मैं आपको आपके एनडीए में हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है उसका टाइम टेबल लिखवाने वाला हूं। ध्यान से, शाम को 5 बजे यूट्यूब पर। फॉर बिगर प्लेसेस, इनका इस्तेमाल बड़े स्थानों के लिए, फॉर स्मॉल प्लेसेस। ठीक है? तो भैया एट का इस्तेमाल कहां? फॉर, ओहो उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, स्मॉल प्लेसेस, है ना? बिगर, बिगर प्लेस। क्लियर है? तो एट का इस्तेमाल कहां? एट का इस्तेमाल छोटे स्थानों के लिए, स्मॉल प्लेसेस के लिए। इनका इस्तेमाल कहां? इनका इस्तेमाल बड़ी जगहों के लिए, बिगर प्लेसेस के लिए। जैसे कि भाई घर के लिए क्या होगा? एट होगा। लेकिन देश के लिए क्या होगा? इन होगा। लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी जगह छोटी है और कौन सी जगह बड़ी है? आओ, वो यहां से पता पड़ेगा कि कौन सी जगह छोटी है और कौन सी जगह बड़ी है। तो बच्चे, मैंने बीच में लिख दिया है विलेज। मैंने बीच में लिख दिया है विलेज। बच्चे, विलेज और विलेज की ऊपर की सारी यूनिट्स इन है। मैंने बीच में लिख दिया है विलेज, तो विलेज और विलेज के ऊपर की सारी यूनिट्स इन है। विलेज के लिए इन, टाउन के लिए इन, सिटी के लिए इन, मेट्रो के लिए इन, कैपिटल के लिए इन, स्टेट के लिए इन, इंडिया के लिए इन, एशिया के लिए इन, वर्ल्ड के लिए इन, यूनिवर्स के लिए इन। तो विलेज और विलेज के ऊपर की सारी यूनिट्स इन है, लेकिन विलेज के नीचे की सारी यूनिट्स एट हैं। मोहल्लों के लिए एट, घर के लिए एट। समझ में आ रहा है?
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। यहां हमें एरिया से कोई मतलब नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि विलेज और विलेज के ऊपर की सारी यूनिट्स इन है, विलेज के नीचे की सारी यूनिट्स एट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अब यहां देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक मोहल्ला है कंकड़ बाग। पटना में एक मोहल्ला है कंकड़ बाग। कहा जाता है कि ये एशिया के सबसे बड़े मोहल्लों में से एक है। सिर्फ एक मोहल्ला है लेकिन बहुत बड़ा है, कंकड़ बाग है ना। कंकड़ बाग में अप्रोक्सीमेटली 5,000 घर होंगे। कंकड़ बाग में अप्रोक्सीमेटली 5,000 घर होंगे। एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है मीठापुर। गलत मत समझना लड़कों, ये वो मीठा नहीं, ये दूसरा मीठा है, ठीक है। मीठापुर एक गांव है, मीठापुर। मीठापुर में अप्रोक्सीमेटली 1,000 घर होंगे। तो एक मोहल्ला है, लोकेलिटी है जिसमें 5,000 घर हैं, और एक गांव है जिसमें 1,000 घर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बोलना पड़ता है ही लिव्स एट कंकड़बाग एंड ही लिव्स इन मीठापुर, जबकि 5 मीठापुर नाम के गांव एक कंकड़बाग नाम के मोहल्ले में समा सकते हैं। उसके बावजूद भी मुझे बोलना पड़ता है ही लिव्स एट कंकड़बाग एंड ही लिव्स इन मीठापुर। क्यों? क्योंकि मुझे एरिया से मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी इस हायरार्की से मतलब है कि विलेज और विलेज के ऊपर के सब इन है, छोटे हों चाहे बड़े, और विलेज के नीचे के सब एट हैं, छोटे हों चाहे बड़े। क्लियर है? एग्जाम्पल, he lives at कंकड़बाग। एक और एग्जाम्पल, यू लिव यू आर एट होम। अब इनमें भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। वी लिव इन इंडिया, यू लिव इन दिल्ली। नोट करिए बच्चे। क्लियर है? नोट कर लिया सारे बच्चों ने? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ठीक, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा के तौर पर याद रखना। अब बच्चे एट और इन के बाद जो अगली प्रेपोजिशन आपको लिस्ट में दिखाई दे रही है वो है ऑन। लेकिन चूंकि मैंने ऑन पे अभी कोई स्टार नहीं लगाया और ना हम ऑन यहां पढ़ने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि ऑन को कहीं और पढ़ना है। जब हम मिसलेनियस पढ़ेंगे तब पढ़ना है, अकेले नहीं पढ़ना है। इसे कंपेयर करके पढ़ना है अपॉन से और ऑन टू से, इसलिए इसे छोड़ देंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे।
अगली हेडिंग डालो, अबव बिलो ओवर अंडर, चारों एक साथ, चारों एक साथ। अबव बिलो ओवर अंडर, चारों एक साथ, अबव बिलो ओवर अंडर। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छे से समझना बच्चे, इसको बच्चों की तरह समझाऊंगा, और एक बार दिमाग में गया मतलब सब कुछ सेट। क्लियर? आइए देखते हैं, अबव बिलो ओवर अंडर। ये एक टॉवर है, ठीक है, ये एक टॉवर है। इस टॉवर के ऊपर यहां कहीं एक एरोप्लेन उड़ रहा था, मक्खी जैसा लग रहा है लेकिन एरोप्लेन है। तो ये एक टॉवर है, सिचुएशन समझते जाना, ये एक टॉवर है, और इस टॉवर के ऊपर यहां कहीं एक एरोप्लेन उड़ रहा था। तो मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द टॉवर। तो मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द टॉवर। फिर ये एरोप्लेन उड़ता उड़ता यहां आया, तो भी मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द टॉवर। फिर यह एरोप्लेन उड़ता उड़ता यहां आया, तो भी मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द टॉवर। जैसे ही यह एरोप्लेन यहां आया ना, मैंने अपने सुर बदले और मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टॉवर। तो यहां से एक बात मैं समझा कि जो अबव है वो मुझे सिर्फ लेवल बताता है, लेकिन ओवर मुझे एग्जैक्टनेस की ओर लेकर जाता है। आगे समझो, ठीक है। ये एक बर्ड है, चिड़िया कोई भी, मानते हो मुझ जैसी बैटिंग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मानते हो? ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम जान आ गई हो जैसी चिड़िया में, ठीक है। ठीक है, अब इस बर्ड के नीचे कहीं यहां एक एरोप्लेन उड़ रहा था। अब इस बर्ड के नीचे यहां कहीं एक एरोप्लेन उड़ रहा था, तो मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग बिलो द बर्ड। फिर यह एरोप्लेन उड़ता उड़ता यहां आया, तो भी मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग बिलो द बर्ड। फिर यह एरोप्लेन उड़ता उड़ता यहां आया, तो भी मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग बिलो द बर्ड। जैसे ही यह एरोप्लेन यहां आ गया ना, इसका मतलब ये नहीं कि इसने चिच्ची कर दी है इस पर, है ना, ये डिजाइन बनाई है मैंने। जैसे एरोप्लेन यहां आ गया ना, तो मैंने अपने सुर बदले और मैंने बोला द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अंडर द बर्ड। तो यहां से एक बात मैं समझ गया, वो ये, ठीक है, वो ये कि जो अबव और बिलो है वो मुझे सिर्फ एक लेवल बताते हैं, अबव कहीं ऊपर, बिलो कहीं नीचे। लेकिन ओवर और अंडर जो है वो मुझे एग्जैक्टनेस बताते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? एक क्वेश्चन देता हूं, वहां से बताना तुम्हें समझ में आया कि नहीं। सपोज कि पूरा इसे अगले पॉइंट पर ही ले जाता हूं, तभी समझ में आएगा तुम्हें। मैंने लिखा द बर्ड
is flying. The aeroplane is flying dash the bird. चार ऑप्शन है आपके पास: above, below, over, अंडर। भरो भाई, क्या भरोगे? सपोज कोई चित्र मैंने अभी तक बनाया ही नहीं, बताओ क्या भरोगे? बताओ भाई, चार ऑप्शन है आपके पास: अब, बिलो, ओवर, अंडर। क्या आएगा वहां पर? हम्म मतलब कुछ भी आंसर दे रहे हैं बिना लॉजिक के। सारे बच्चों का गलत है। अब यहां देख लो बच्चों, यहां पर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि वो बर्ड, वो एरोप्लेन उस बर्ड के कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, जस्ट ऊपर है या जस्ट नीचे है। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये वो है जो किताबें हमें समझाती हैं। अब ये देखो कि क्वेश्चन कैसा आता है। अब सुनना, लिखवाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। ये सुनो कि क्वेश्चन कैसा आता है। एक लड़की है 25-26 साल की, उसका बुढ़ा खूसट शराबी जुआरी बाप उसकी शादी एक 50 साल के बुढ़े से करना चाहता है। वैसे तो सलमान बुढ़ा नहीं है 50 में, लेकिन सोसाइटी मानती है बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ा खूसट शराबी जुआरी बाप उसकी शादी एक 50 साल के बुढ़े से करना चाहता है। तो वो लड़की अपने पापा से बोलती है, पापा, आई विल नॉट मैरी द मैन ओवर 35। वो लड़की अपने पापा से बोलती है, पापा, आई विल नॉट मैरी द मैन ओवर 35। सही है कि गलत? गलत है। क्योंकि जैसे ही उस लड़की ने बोला कि पापा, आई विल नॉट मैरी द मैन ओवर 35, इसका मतलब यह हुआ पापा कि 35 साल और 1 सेकंड बड़ा लड़का भी ले आए तो मैं शादी नहीं करूंगी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। भाई दूल्हा दुल्हन वरमाला डालते हैं, उछल कूद मचाते हैं स्टेज में, उसी में 5-10 मिनट हो जाते हैं। हर बार वो लड़का क्या हो जाएगा? ओवर एज हो जाएगा। हम चाहते हैं हर लड़की की शादी हो जाए, हर कन्या अच्छे घर में ब्याह जाए। तो हम क्या करेंगे? हम इस लड़की के सेंटेंस को बदलेंगे। हम बोलेंगे, सुनो बच्चे, अपने पापा को जाके बोलो, पापा, आई विल नॉट मैरी द मैन अबव 35। कि पापा 35 साल, 2 दिन, 4 दिन, महीना, सवा महीना चलेगा, लेवल, एग्जैक्टनेस नहीं, लेवल चलेगा। समझ में आया? ये सही तरीका था इस सेंटेंस को लिखने का। तो जहां अबव बिलो की जरूरत होगी, एग्जामिनर ओवर अंडर लगाएगा। जहां ओवर अंडर की जरूरत होगी, अबव बिलो लगाएगा। एक दूसरा एग्जांपल समझो कि भैया मुझे एग्जाम का फॉर्म भरना है, नोटिफिकेशन आया, सपोज एनडीए का नोटिफिकेशन आया कि ऐसे सभी बच्चे जो 13 नवंबर 1990 से लेके अभी तक जितने पैदा हुए हैं, है ना, सॉरी, उन्होंने बोला कि भाई 14 नवंबर 1900, या और रिपीट करता हूं मैं, मेरे जन्मदिन पर आ जाता हूं कि उन्होंने बोला कि
15 नवंबर 15 नवंबर 2000 15 नवंबर 1990 से लेकर अभी तक जितने पैदा हुए हैं, ध्यान रखना डेट, 15 नवंबर 1990 से लेकर अभी तक जितने पैदा हुए हैं वो इस एग्जाम का फॉर्म भर देंगे। अब क्या हुआ, मैं पैदा हुआ 14 नवंबर रात को 11:59 मैं क्या हो गया, मैं ओवर एज हो गया। एक्चुअली 14 नवंबर डॉक्टर ने ऊपर देखा घड़ी में और वो लिखने वाला था इतने में 15 हो गया है ना, और उसने 14 लिख दिया और 1 सेकंड बाद ही 15 हो गया था, लेकिन मैं तो क्या हो गया, मैं तो 1 सेकंड पहले से ओवर एज हो गया। अंडर 19 का मतलब क्या हुआ कि भैया 1 सेकंड पहले जब वो डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई वो दूसरे बर्थ में चला गया। तो एग्जैक्टनेस होती है ओवर और अंडर में, जबकि अबव और बिलो में सिर्फ लेवल होता है बच्चे। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन बोर्ड पर दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन बोर्ड पर दे रहा हूं, जरा करके बताओ। तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, कुछ भी सही हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ। शी kept the letters dash her pillow। दो ऑप्शन है आपके पास, एक है अंडर, दूसरा है बिलो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच समझ के जवाब देना, आराम से सोच समझ के जवाब देना। सारे बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, एक दो का नहीं। अरे यार, दिमाग नहीं लड़ाते हो पता है। देखो बच्चे, शी kept द लेटर्स डैश हर पिलो। इधर देखो, ये है पिलो, ये है पिलो, और सपोज ये उसके ये उसके प्रेमी का खत है, ये कैटरीना का लेटर है जो उसने मुझे दिया था। अब भैया अगर मुझे इस लेटर को रखना है तो क्या मैं कहीं भी रख दूंगा? अरे नहीं भैया, मैं इसे इस तकिए के जस्ट नीचे रखूंगा। एग्जैक्टनेस। जितने बच्चों ने भी बिलो आंसर दिया है उन सब के लिए 2 मिनट का साइलेंस। क्या होना चाहिए? आंसर होगा अंडर। अगला क्वेश्चन, दिस वर्क इज डैश माय डिग्निटी। फिर से दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन अंडर, बी ऑप्शन बिलो।
जल्दी दो, अगला क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब आया आपके दिमाग में क्या आंसर होगा बच्चे? आंसर होगा यहां पर बिलो। ये काम मेरी डिग्निटी के नीचे है। कितना नीचे है क्या पता है? नहीं पता ना। ये जानता हूं नीचे है, कितना नीचे नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, मन से नहीं बनाए मैंने, नोट कर लीजिए इनको। चलिए फटाफट मुझे लास्ट रूट वर्ड दे दीजिए, क्योंकि आज रूट वर्ड का दिन है। आज रूट वर्ड का दिन है, फटाफट लास्ट रूट वर्ड मुझे दे दीजिए। डिग्निटी का मतलब होता है गौरव या स्वाभिमान, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो लास्ट रूट वर्ड था हमारा एमफी एमबी। ओके, उसके आगे बढ़ जाएंगे आज। आज रूट वर्ड का दिन है, बुधवार है, और आज जो है रूट वर्ड होगा विव या विट। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो किसी की भी मदद ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं कि जो नए बच्चे जुड़े होंगे इस बैच में, कि इस बैच में बच्चे हम लोग ये रूट वर्ड पढ़ रहे हैं। ये वोकैब का दूसरा अप्रोच है याद करने का। यहाँ पे एक रूट वर्ड पढ़कर हम बहुत सारे वर्ड्स एक साथ याद रख लेते हैं। तो आज हमारा रूट वर्ड है विव या विट। वी आई वी विव या वी आई टी विट। विव या विट का मतलब होता है बच्चे लाइफ, जिंदगी। लाइफ या जिंदगी ही क्या होती है बच्चे? विव या विट होती है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। रिवाइव, वाइव के पीछे वी आई वी के पीछे री लगा हुआ है, यानी वापस, यानी कोई मरी हुई चीज को दोबारा जिंदा करना क्या कहलाता है? रिवाइव कहलाता है। ब्रिंग बैक टू लाइफ। ब्रिंग बैक टू लाइफ। नेक्स्ट आफ्टर रिवाइव वी हैव विवासिटी। विवासिटी, विवासिटी का मतलब होता है वो हर एक चीज जो जिंदगी से भरपूर है, जिसमें हमें जिंदगी ही जिंदगी दिख रही है, वही विवासिटी है। जिंदगी से भरपूर, विवासिटी। नेक्स्ट आफ्टर विवासिटी वी हैव विटामिन्स। क्या होते हैं विटामिन्स? विटामिन्स होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। विटामिन्स की कमी से शरीर मर जाता है। इंपॉर्टेंट
for life. Next, after vitamins, we have vivify. Vivify. Vivify का मतलब होता है किसी को प्राण डालना, किसी के अंदर जिंदगी डालना, गिव लाइफ। और देखें भाई, और क्या बन सकता है? सरवाइव। सरवाइव। सरवाइव का मतलब क्या होता है? सरवाइव का मतलब जिंदगी बचाना। जिंदगी बचाना हो गया सरवाइव। और देखें, और देख लेते हैं बच्चे, अगला वर्ड है विविड। विविड। विविड का मतलब होता है जिंदगी जितना बड़ा, एज बिग एज लाइफ। और देखें, ये लो भैया, वीवो। वीवो का मतलब होता है जिंदगी जितना सुंदर, एज ब्यूटीफुल एज लाइफ इज नोन एज वीवो। और देखिए भाई, वीवी सेक्शन। विवी सेक्शन। विवी सेक्शन का मतलब होता है जिंदा जानवरों को काटना। आपने देखा है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जिंदा जानवरों को काटते भी हैं, वही होता है विवी सेक्शन। हिंदी में लिख देता हूं, जिंदा जानवरों को काटना। एक और, विवी से पल्चर। विवी से पल्चर, TURE, विवी से पल्चर। विवी से पल्चर का मतलब होता है बच्चे जिंदा इंसान को जमीन में दफन कर देना। जिंदा इंसान को दफन करना कहलाता है विवी से पल्चर। तो चलिए, आज एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड याद कर लिया, जो कि था विव या विट। सारे बच्चे सीरियसली जो भी वो कैब मैं आपको देता हुआ चल रहा हूं, उसे याद करके चलेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलेंगे हम लोग नए सेक्शन के साथ। जय हिंद, जय एग्जाम्पल।